एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, अब जो मैंने जो चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो वो क्या बता रहा था, नेटवर्क के बारे में हमने पता किया कि नेटवर्क क्या होता है। फिर हमने इंटरनेट देखा, फिर हमने देखा कि किस तरह से सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, टोपोलॉजीज हमने सारी समझी। तो ये चैप्टर्स क्या है, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 आपस में थोड़े थोड़े लिंक्ड है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो हमें समझा रहा है कि नेटवर्क क्या है, हमारा कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड किस तरीके से है। तो वो सब तो वो हुआ। अब ये चैप्टर उसका आगे का थोड़ा सा हमें फॉरवर्ड करता है, उससे आगे थोड़ा सा बढ़ाता है कि ये बताएगा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे डेटा कम्युनिकेशन के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है, हम किस तरह से कम्युनिकेशन मीडिया को मेजर कर सकते हैं। फिर हमारे कम्युनिकेशन के जो टाइप है, टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। अब हमने पिछले चैप्टर में स्विच पढ़ा था, अब स्विचिंग की टेक्निक कौन कौन सी है वो यहाँ पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया कैसा होना चाहिए, वायर्ड, वायरलेस या फिर और भी कोई कुछ है तो वो सब पढ़ेंगे। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कैसा है, वो कैसे है, वो क्या है, कैसे उसे हमें समझना है और क्या हम उसमें चीजें देखते हैं आज के टाइम पे। और जो हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पे क्या दे रखा है, द टर्म डेटा कम्युनिकेशन कंप्राइजेस टू वर्ड, डेटा एंड कम्युनिकेशन। डेटा कैन बी एनी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड मल्टीमीडिया फाइल्स. Communication is an act of sending or receiving data. Thus, data communication refers to the exchange of data between two or more network or connected device. यानी कि अगर हम समझे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है कि हम किस तरह से चीजें जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि नाम में दे रखा है डेटा कम्युनिकेशन, तो आप यहाँ पे दो शब्द देख रहे हो, एक क्या है, एक है डेटा, दूसरा है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एक ही वर्ड में दो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं हमें। तो डेटा हम क्या कह सकते हैं कि डेटा क्या है, डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो या कोई मल्टीमीडिया फाइल हो। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है जो हम पास करना चाहते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, एक्सेट्रा, किसी भी फॉर्म में है, वो क्या है हमारी, वो तो हो गया हमारा डेटा। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन है वो एक्ट जब हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा को सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो डेटा मैंने आपको बताया, इसको रिसीव करना और सेंड करना, ये एक्ट जो है वो कम्युनिकेशन है। कि आपके पास नॉलेज थी, आपके पास इंफॉर्मेशन थी, वो आप क्या करना चाहते हो और लोगों को ट्रांसफर करना चाहते हो। तो जब आप वो चीजें क्या कर रहे हो, दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो वो पहुंचाना, वो जो एक्ट है वो क्या है, कम्युनिकेशन है। तो डेटा कम्युनिकेशन हम कैसे रेफर कर सकते हैं कि जो डेटा हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम क्या करें, अपने से दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। तो वो हमारा क्या है, डेटा कम्युनिकेशन है, डेटा को कम्युनिकेट करना। अब डेटा कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है। अब मतलब उसके मीडियम्स में है, अब सेंडिंग और रिसीविंग तो चलता ही रहता है, यानी कि कोई ना कोई सेंडर होगा और कोई ना कोई रिसीवर, तो ये तो काम चलता ही रहेगा। और कम्युनिकेशन के साथ क्या होता है, यहाँ पे मीडियम भी होता है कि आप किस तरह से उसे सेंड कर रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि हमारे डिवाइसेस कौन कौन से इंक्लूडेड है, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकता है। ये सारे हमारे वो डिवाइसेस है जो क्या करता है, इस डेटा को सेंड करने का काम करते हैं। अब साथ ही साथ में यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के और डिवाइसेस है, कंप्यूटर है, फिर प्रिंटर, फिर सर्वर और स्विच। ये क्या है, आपस में कनेक्ट हो जाता है और एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। और ये डिवाइस क्या करेंगे, अपना जो भी इनका मीडिया है, फिर वो उस इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे और क्या करेंगे, बाकी लोगों तक इसके एंड टू एंड हम क्या करेंगे, इस डेटा को जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको कैरी करके ट्रांसफर करते हैं। तो ये इनका काम है। अब आगे समझे अगर हम, तो क्या देखा, जैसे यहाँ पे इन्होंने देखा कि एक स्विच है, उसका अब यहाँ पे वो किससे है, वो 3 कंप्यूटर्स, एक हमारा प्रिंटर और एक सेंट्रल सर्वर से क्या है, कनेक्टेड है। यानी कि अब वो क्या कर रहा है, वो मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट हो गया। अब वो एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे की तीसरे में, तीसरे कंप्यूटर से वो प्रिंटर को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक नेटवर्क है सिंपल डिवाइसेस का, और हम क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये इसका एग्जांपल शो कर रखा है। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब अगर आपको थोड़ी बहुत साइड से आवाज आती है, थोड़ा सा ठक ठक आवाज आती है या कुछ और आवाज आती है, तो प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि साइड में कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम चल रहा है। सो आई होप आप समझेंगे। तो देखो, बात करते हैं अपने कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन की। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या है हमारे, whenever we talk about communication between two computing devices using a network, 5 most important aspects come to our mind. These are sender, receiver, communication media, the message to be communicated, and central's rule called certain rules called protocols to be followed during communication. यानी कि यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी बात करी गई है। तो वो क्या है कि जब हम कम्युनिकेशन करने की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम किसी से कम्युनिकेट करेंगे, तो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट
एस्पेक्ट हैं जो क्या है हमारे दिमाग में आने चाहिए। पहला क्या है कि सेंडर कौन होगा, दूसरा रिसीवर कौन होगा। मान लो सेंडर और रिसीवर पता चल गया तो कम्युनिकेशन का मीडियम क्या होगा, आप वायर मीडियम से करोगे, वायरलेस मीडियम से करोगे, किस तरह से करोगे। अब जो मैसेज है, मान लो चलो आपने मीडियम भी ले लिया, तो मीडियम लेने के बाद आप मैसेज क्या सेंड करोगे, और लास्ट क्या है कि आपके प्रोटोकॉल्स क्या होने वाले हैं, आपके जो रूल्स थे वो क्या होने वाले हैं। सो द कम्युनिकेशन मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं। अब इस फिगर में शो कर रखे कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और बीच में क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि एक हमारा क्या, कम्युनिकेशन मीडिया। अभी हमारा वाईफाई का साइन दे रखा है, ब्लूटूथ मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये क्या है, ये है हमारा, कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा वायरलेस मीडियम हो गया। बीच में केबल बना रखी है, इसका मतलब क्या है कि हमारा वायर्ड मीडियम से हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहला था हमारा सेंडर, तो सेंडर क्या होगा, सेंडर हमारा कोई भी वो बंदा हो सकता है जो क्या कर रहा है, जो उस डिवाइस को इतना कैपेबल हो कि वो क्या कर रहा है, वो डेटा को सेंड कर सके, यानी कि जो भी पर्टिकुलर डिवाइस को यूज कर रहा है तो वो कैपेबल हो कि उस डेटा, उस डिवाइस से क्या कर सके, उस डेटा को वो प्रोवाइड कर सके ताकि हम उसे आगे सेंड कर सके। सो इट कैन बी अ कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वॉकी टॉकी, वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस, यानी कि अब जो हमारा सेंडर है वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारा एक कंप्यूटर भी हो सकता है, जो पहला कंप्यूटर सेंड करेगा इन्फॉर्मेशन। तो सेंडर यानी कि वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कोई इंसान या हमारा कोई कंप्यूटर डिवाइस जो क्या कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को खुद से दूसरे को भेज रहा है, तो वो हमारा सेंडर। नाम से ही समझ पता होगा आपको, तो वैसे भी आप काफी समझदार बच्चे हो। तो कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, स्मार्ट वॉच हो सकता है, वॉकी टॉकी आपने देखा होगा कि हाथ में पकड़ के उसमें हम कुछ बोलते हैं तो दूसरे के पास में अगर वॉकी टॉकी होता है तो उसको सुनाई देता है, आपने देखा होगा वीडियोज में या आपने मूवीज में देखा होगा, अक्सर पुलिस वालों के हाथ में भी रहता है, तो और जो कमांडर वमांडर्स उनके हाथ में भी रहता है, तो वो। और वीडियो रिकॉर्डिंग कोई डिवाइस हो सकता है, तो वो हमारा सेंडर हो गया। रिसीवर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर डिवाइस, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या है, कैपेबल है, जो डेटा आ रहा है उसको रिसीव करने में। अब जैसे मान लो कि आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजा, तो मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है और मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ, तो मैंने जब भेजा तो मेरा कंप्यूटर क्या था, सेंडर था, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आई तो तब आपका कंप्यूटर क्या हुआ, रिसीवर हुआ। मान लो अब आप मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, तो अब आपका कंप्यूटर क्या है, सेंडर है, और मेरा कंप्यूटर क्या है, रिसीवर। तो इस तरह से आप क्या है समझ सकते हो। तो सेंडर यानी कि आप सेंड कर पा रहे हो उस डेटा को, रिसीवर यानी कि आप उस जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, आप उसे ग्रैब कर पा रहे हो, तो वो क्या होगा, आपका ऐसा डिवाइस जो ग्रैब करेगा उस इन्फॉर्मेशन को। तो रिसीव जो करेगा वो रिसीवर होता है। तो आप समझ में आया होगा। दूसरी चीज क्या दी है, द सेंडर एंड रिसीवर आर नोन एज नोड्स इन अ नेटवर्क। तो नोड्स कौन कहलाएंगे, जो हमारे सेंडर और रिसीवर हमारे नेटवर्क के, हमारे जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारे नेटवर्क में जो भी सेंडर और रिसीवर है वही क्या होंगे, हमारे नोड्स होंगे। मैसेज क्या है, मैसेज वो हमारा डेटा है या वो हमारे इंफॉर्मेशन है जो हम क्या करना चाहते हैं, सेंडर और रिसीवर के बीच में शेयर करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब चाहे वो कोई टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे कोई नंबर हो, कोई इमेज हो, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई मल्टीमीडिया फाइल हो, कुछ भी हो, अब जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं आपस में, वही क्या हो जाएगा, हमारा मैसेज हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, एक ऐसा पाथ जिसके थ्रू हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ट्रेवल होकर जाएगा, अपने सोर्स और डेस्टिनेशन को क्या करेगा, एक्वायर करेगा। यानी कि वो मीडियम हमारा लिंक्ड भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो एक टेलीविजन केबल है, तो वो केबल से क्या है, वो ट्रांसफर होना है। एक टेलीफोन है, तो जैसे अब क्या है, आपका टेलीफोन, आपके फोन में कोई तार थोड़ी ना लगी होती है स्मार्टफोन में, अब क्या है, वो वहां पे सिर्फ एयर के थ्रू, एयर मीडियम के थ्रू क्या है, आपकी वेव्स जाती है, आपकी वेव्स जो है वो ट्रेवल करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन सेंड हो जाती है। तो कम्युनिकेशन मीडिया क्या है, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है। जैसे अब सैटेलाइट लिंक्स भी होते हैं हमारे पास, की अब ये सैटेलाइट्स क्यों बनाई जाती है, ताकि हम क्या कर सके, अगर हमें अर्थ की कोई फोटोज चाहिए, तो आपने देखा होगा कि हमें कहाँ से मिल रहे हैं इतने सारी फोटोज, हमारी यूनिवर्स की फोटोज ये कहाँ से आती है, ये सैटेलाइट से ही तो आती है, इसलिए तो हम इन्हें वहां भेजते हैं। और दूसरी सैटेलाइट का ये भी होता है कि हमसे कम्युनिकेशन के यूज कर सके। जैसे कि हमारे, जैसे अब सैटेलाइट्स का यूज जैसे हमारे जो आर्मीज हैं वो काफी ज्यादा करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे हमारा ये नॉर्मल नेटवर्क नहीं चलता, हैकिंग वैकिंग ना हो जाए, इसलिए भी हम क्या करते हैं, सैटेलाइट से सीधा लिंक रखते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इस तरह से किया जाता है। अब प्रोटोकॉल क्या है, अब ये सैटेलाइट्स के साथ यहाँ पे माइक्रोवेव्स और ये इंफ्रारेड वेव्स, ये सारी चीजें भी हम आगे ही पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सेट्स ऑफ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं कम्युनिकेशन के दौरान। यानी कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा के साथ क्या कर सकते हैं, उस डेटा को शेयर कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी केम अक्रॉस प्रोटोकॉल सच एज ईथरनेट एंड HTTP। तो हमने अभी देखा है कि हम जब
प्रीवियस चैप्टर जो था उसमें अपना इथरनेट और HTTP देखा था, तो वो क्या था, वो प्रोटोकॉल्स में ही थे कि उनके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो बेटा पहले जाकर उसे पढ़ो, कंप्लीट चैप्टर एक ही बार में पढ़ा दिया, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना। तो आई होप समझ आएगा। अब बात करते हैं मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन मीडिया। मेजरिंग कैपेसिटी क्या है, यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अपने डेटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि जैसे अब आप मान लो आप व्हाट्सएप पे कोई वीडियो शेयर करते हो किसी के साथ, अगर वो वीडियो थोड़ी लंबी है तो वो लोड होने में क्या थोड़ा सा टाइम लगी, उसकी लोडिंग होगी, डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो वो क्या है, वो यहाँ पे ये है कि कम्युनिकेशन की कैपेसिटी किस हिसाब से चल रही है। अगर आपको कोई फाइल शेयर करनी है जिसकी मान लो कि वो 1 GB की नहीं है, वो तो 10 GB की है, तो 1 GB वाली फाइल जल्दी चली जाएगी, 10 GB वाले थोड़ा सा टाइम लगेगी। तो वो क्या है, यहाँ पे हम कैपेसिटी को मेजर करने का काम करते हैं कि जो कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं, जो डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसकी अपनी खुद की कैपेसिटी कितनी है, उसकी वो कितने मैक्सिमम अमाउंट उसका कितना है, ताकि हम उसे क्या कर सके, इजीली समझ करके उसे ट्रांसफर कर सके। तो कैपेसिटी क्या है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल और ट्रैफिक दैट अ चैनल कैन कैरी, यानी कि अब हमारा कोई भी पर्टिकुलर चैनल है वो किस तरह से कितना ट्रैफिक जो है, कितना सिग्नल जो है वो कैरी कर सकता है, ताकि वो क्या कर सके, उस इंफॉर्मेशन को सेंड कर सके। इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स बाय बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो अभी जो हमारे डेटा जो ट्रांसफर होता है किस स्पीड से जाएगा, ये हमारा किससे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है हमारा बैंडविड्थ से। तो बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू दैट चैनल। हायर द बैंडविड्थ हायर द डेटा ट्रांसफर रेट, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि बैंडविड्थ हमारा मेजर करके देगा कि किस रेट से आपकी पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड होने वाली है, किस रेट से आपकी जो डेटा है वो ट्रांसफर होने वाला है। सो बैंडविड्थ क्या है, हमारा एक चैनल है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि आपका जो मीडियम है वो कितनी जल्दी आपके डेटा को ट्रांसफर करेगा। तो जितनी ज्यादा हमारी बैंडविड्थ होगी उतना जल्दी हमारा डेटा है वो ट्रांसफर होगा, यानी कि उसका डेटा ट्रांसफर रेट उतना ही ज्यादा होगा। नॉर्मली हमारी जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ इज डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंटेन इन कंपोजिट सिग्नल्स, यानी कि जो हमारे सिग्नल्स जो हम सेंड कर रहे हैं, हमने देखा होगा कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती है। अब जो आपने देखा होगा कि साइंस में, फिजिक्स में आप देखते हो, जब आप वेव्स चैप्टर के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ फ्रीक्वेंसीज बहुत जल्दी 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 ऐसे होती है, बहुत छोटी छोटी सी होती है, कुछ फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, इस तरह से बड़ी बड़ी होती है। तो ये क्या है, ये हमारा यानी कि ये दिखा रखा है कि किस रेट से वो ट्रांसफर हो रही है, कितनी दूर तक जाने वाली है, कितनी जल्दी जाएंगी, कितने देर में जाएंगी, या कितने फास्ट जाने वाले। तो ये हमारा जो रेंज है वो उसको ग्राफिकली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ करना सही तो नहीं रहेगा, पर हम कह सकते हैं कि उसको वो एक आइडेंटिटी देता है कि किस तरह से हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफर होने वाला है। तो 1 किलो हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, इतना पता ही होगा, फिजिक्स में आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा। तो 1 किलो हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, यानी कि 1000 हर्ट्ज। तो अब जो हर्ट्ज है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, जैसे लेंथ को जब मेजर करता है तो मीटर किलोमीटर इस सब में करता है, तो उसी तरह ये जो हमारा वेव्स के फॉर्म में जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो इन वेव्स को, ये जो लेंथ है, जो सिग्नल्स है, इनको किसमें हम मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, तो इनकी यूनिट हो गई। तो यानी कि अगर आपके जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो 1 किलो हर्ट्ज के थ्रू हो रहा है, 1 मेगा हर्ट्ज के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये रेंज जितनी ज्यादा होगी उतना जल्दी आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा। तो बैंडविड्थ क्या है, हायर द फ्रीक्वेंसी, मतलब बैंडविड्थ यानी कि जितनी ज्यादा हायर हमारी बैंडविड्थ होगी उतना ज्यादा हमारा डेटा ट्रांसफर रेट होगा। अब ये डेटा ट्रांसफर रेट क्या है, यानी कि यहाँ डेटा जो है वो कितनी जल्दी ट्रांसफर हो रहा है, कितने कम समय में कितना ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो गया, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि कम समय में अगर ज्यादा डेटा ट्रांसफर हुआ तो डेटा ट्रांसफर रेट क्या है, ज्यादा। रेट का मतलब होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो पर टाइम में कितना जा रहा है, तो रेट आपको पता होगा। अब डेटा ट्रेवल कर रहा है हमारे सिग्नल्स की फॉर्म में किसी भी चैनल के थ्रू, तो अब वो कितने टाइम में कितना डेटा ट्रांसफर होता है, वही हमारा डेटा ट्रांसफर रेट है। मान लो कि 1 kbps क्या है हमारा 2 to the power 10, यानी कि 1024 bps। अब ये क्या है, bps क्या है हमारी बाइट पर सेकंड, यानी कि आपके पर सेकंड में कितनी बाइट्स जो है, जो आपके जो पैकेट्स है वो कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 mbps, 1 gbps, 1 tbps। तो ये क्या है, आपका वो रेट है, वो यूनिट है जो क्या मेजर करते हैं कि आपका जो आपने जो पर्टिकुलर चीज स्टोर कराई थी, डेटा आपने स्टोर कराया था, वो कितनी जल्दी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा।
मान लो आपने 1 MB का क्या किया, आपने कोई फोटो या कोई वीडियो आपने स्टोर करके रखी, अब आप उसे सेंड करोगे और मान लो उसकी जगह पे आपने 10 MB की क्या कर रखी है, डेटा जो है आपने वो ट्रांसफर डेटा आपने स्टोर करके रख रखा है। मान लो कि आपका 1 सेकंड में 1 MB जो है वो ट्रांसफर हो जा रहा है, तो 10 MB कितने सेकंड में ट्रांसफर होगा, 10 सेकंड में, क्योंकि उसका डेटा ट्रांसफर रेट क्या है, इसी हिसाब से चल रहा है, पर सेकंड 1 MB। इस तरह से क्या है, तो डेटा ट्रांसफर रेट काम करता है। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है कि एक यूजर है जिसको क्या करना है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है जिसमें क्या है टोटल 10 पेजेस हैं और पर 20 सेकंड रेट क्या है, द रेट ऑफ 10 पेजेस पर 20 सेकंड, यानी कि 10 पेजेस का रेट क्या है, 20 सेकंड में हो जा रहे हैं। सो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड डेटा रेट और डेटा रेट ऑफ द चैनल अज्यूमिंग दैट वन पेज कंटेन्स 1600 कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर इज ऑफ 8 बिट्स, यानी कि हमारे जो 10 पेजेस थे वो 20 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है। अब मान लो आपके हर पेज पे क्या है, 1600 कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर क्या है, 8 बिट का है, तो रिक्वायर्ड डेटा रेट क्या होना चाहिए, 10 सेकंड में हम 10 पेजेस कितने में जा रहे थे, पर 20 में जा रहे थे, तो 10/20 हो गया। अब आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं, 1600, तो 1600 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक कैरेक्टर कितने का है, 8 बिट का, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको वैल्यू मिल गई, डिवाइड करोगे तो 6.25 kbps आपका डेटा रेट हो। तो अब हम पढ़ते हैं अपना टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमारे कम्युनिकेशन है, अब जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो हम किस किस टाइप में करते हैं, यानी कि अब आपको लग रहा होगा कम्युनिकेशन तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, हमने डेटा ट्रांसफर कर दिया होगा कम्युनिकेशन, पर इसके भी कुछ टाइप है, जैसे कि सिंपल कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो अब ये 3 टाइप हमने पढ़े, अब हमें समझ भी लेते हैं क्या। सिंपल कम्युनिकेशन है कि आप क्या करते हो, यूनिडायरेक्शन वे में, यूनिडायरेक्शनली आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि आप एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, डेटा को ट्रांसफर किए जा रहे हो और दूसरी साइड से आपको कोई भी डेटा जो है वो वापस में नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये आपका जो डिश टीवी है जो आप देखते हो आपके घरों में लगा रहता है, अब जिसे हम बचपन में छतरी भी कहते थे तो ये क्या है, ये आपको डेटा ट्रांसफर करता है, यानी कि इसको क्या मिलते हैं, इसको वेव्स आके मिलती हैं, इसको फ्रीक्वेंसी जिस भी स्पीड से आ रही होती है, तो वो चैनल आपका काम करने लग जाता है। तो आपने जैसे नंबर डाला, जैसे मान लो आपने 405 चैनल का नंबर लगा दिया, अब इस चैनल पे जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, इस नंबर की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो वहां से लहरती लहरती आएगी, इसको मिलेगी और फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको क्या कर देगा, आपके टीवी के ऊपर शो कर देगा। तो ये क्या, ये यूनिडायरेक्शनल मेथड है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपका टीवी यहाँ पे डिश टीवी को कोई डेटा ट्रांसफर करने लग जाएगा, नहीं, जब हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, तो वो हमारा सिंपल कम्युनिकेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है, हम उसे एक ही वे में कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो हमारा क्या हो सकता है, फैंस हो सकते हैं, लाइट हो सकते हैं, फ्रिज हो सकता है, ओवन हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि आपको समझ में आएगा, जैसे आप फैन वैन चालू करोगे तो ऐसा नहीं है कि किसी दिन फैन चालू हो जाएगा और बटन को फिर बाद में चालू करेगा, नहीं, आपका एक ही फ्लो में क्या है, चीजें चलती रहेंगी। तो एक ही डायरेक्शन में जब कम्युनिकेशन होगी तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स क्या है, अब हाफ डुप्लेक्स से समझ में आ रहा है कि डुप्लेक्स यानी कि दोनों चीजें, यानी कि दोनों तरफ से क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगी। तो बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, पर इसमें क्या है, एक पॉइंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है कि एक टाइम पे एक ही तरफ में डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा। जैसे मान लो आपने वॉकी टॉकी लिया, अब आपको दिख गया होगा कि वॉकी टॉकी कैसा होता है। ये वॉकी टॉकी है, आपने जैसे मानो 9 बजे क्या किया था, आपने वॉकी टॉकी उठाया और अपने दोस्त को कुछ बात बोलनी थी, आपने वो शुरू किया। तो 9 बजे अगर आप बात कर रहे हो तो फिर आपका दोस्त एग्जैक्ट उसी टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकता। इस टाइम पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो क्या कर सकता है, अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है। तो अब समझ में आया होगा कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही वे में, एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। और अगर दूसरे को ट्रांसफर करना है तो उसे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो अपना डेटा ट्रांसफर करेगा। पर अब ऐसा नहीं है कि जब वो ट्रांसफर करेगा तो आप भी कर सकते हो, एक बार में एक ही बंदा जो है वो डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। अगर ये वाला बंदा ट्रांसफर कर रहा है, ये वाला पहला वाला बंदा ट्रांसफर कर रहा है, तो सेकंड वाले को सुनना पड़ेगा, और अगर सेकंड वाला डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो पहले वाले को सुनना पड़ेगा। एक टाइम पे दोनों एक साथ नहीं चपड़ चपड़ कर सकते, दोनों को एक साथ नहीं बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से अब फुल डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स यानी कि यहाँ पे मौज ही हो गया जी, सबसे बढ़िया वाली। जैसे कि अब जो हम फोन पे जो बातें कर लेते हैं ना, कि जैसे मम्मी मम्मी बात करनी है, आपने देख रहा होगा आपकी मम्मी जो आपकी नानी से बड़ा बात करती होंगी, तो उसमें क्या होता है, वो एक फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है कि इसमें क्या है, आप भी बात ट्रांसफर कर रहे हो, सामने वाले के भी डेटा आपको सुनने को मिल रहा है। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, आप एक ही टाइम पर दोनों जो लोग हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट पर्सन है वो भी सेकंड पर्सन से बात कर सकता है, जो सेकंड पर्सन है वो भी फर्स्ट पर्सन से बात करता है, इनफैक्ट एक ही टाइम पर भी बात कर सकता है। अब वो मर्जी है कि एक पहली बार में एक बंदा बोलेगा, दूसरी बार में दूसरा बंदा बोलेगा, पर अगर दोनों को साथ में डाटा ट्रांसफर करना है तो वो भी हमारा क्या है, काम चल सकता है। तो इसे इरेज कर लेते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। तो आप समझ में आया कि कम्युनिकेशन के
तीन टाइप है, फुल सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। और ये याद रखना भी बहुत आसान है। ये क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में मूव करेंगे जो डुप्लेक्स वाले हैं, पर जो हाफ है वो एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर दूसरा वाला दूसरे टाइम पर बात करेगा। लेकिन फुल डुप्लेक्स में दोनों क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पर बात कर सकते हैं। अब स्विचिंग टेक्निक्स देखते हैं कि स्विचिंग टेक्निक्स क्या है। तो यहाँ पे स्विचिंग क्या है, इन अ नेटवर्क having multiple devices, we are interested to know how to connect sender and receiver so that one-to-one communication is possible। जैसा हमें पता है कि नेटवर्क क्या है, मल्टीमीडिया डिवाइसेस का हम यूज करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और फिर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। पर हम क्या कर सके, वन टू वन कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर सके, तो हमें सेंडर और रिसीवर को किस तरह से कनेक्ट करना है, वो उन दोनों का हम कनेक्ट करते हैं हमने स्विच का यूज करके। जैसे कि आप मेश टोपोलॉजीज ले सकते हो या बस टोपोलॉजीज ले सकते हो, स्टार टोपोलॉजी ले सकते हो, कोई सी भी टोपोलॉजी का यूज करके आप क्या करते हो, उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाते हो सेंडर और रिसीवर के बीच में, और फिर वो क्या करता है, अपना डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और टोपोलॉजीज अगर आपको नहीं क्रिएट करनी तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है कि आप क्या कर दो, स्विचिंग कर दो। अब स्विचिंग क्या है, स्विचिंग हमारा एक प्रोसेस है। दिस स्विचिंग प्रोसेस फॉर्म्स अ टेम्पररी रूट फॉर द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। यानी कि जब हम क्या करते हैं, स्विचिंग करते हैं, हमने देखा होगा प्रीवियस चैप्टर में कि वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ केबल्स का यूज करके स्विचिंग करते हैं। तो स्विचिंग में क्या था कि आप क्या कर सकते हो, टेम्पररी रूट बना सकते हो सेंडर और रिसीवर के बीच में, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक से दूसरी जगह पर। तो अब इसमें सर्किट स्विचिंग होती है और पैकेट स्विचिंग होती है। तो स्विचिंग के भी दो टेक्निक्स हैं, सर्किट स्विचिंग कर लो और पैकेट स्विचिंग कर लो। तो स्टार्ट करते हैं हमने सर्किट स्विचिंग के बारे में। अब सर्किट स्विचिंग पढ़ते हैं कि ये है क्या। सो इन सर्किट स्विचिंग बिफोर अ कम्युनिकेशन स्टार्ट अ डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। दिस पाथ इज अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक्स बिटवीन नेटवर्क नोड्स। ऑल पैकेट्स फॉलो द सेम पाथ एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द कनेक्शन। इन अर्लियर डेज, अगर ठीक है मैं आपको ऐसे ही समझाऊं तो सर्किट स्विचिंग में आपको क्या समझ में आएगा कि जैसे मान लो आपको क्या करना है, कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो इसमें क्या है, ये ऑलरेडी एक पाथ आप लोगों के लिए क्रिएट कर देगा। मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक सेंडर है, हमें यहाँ पे हमारा रिसीवर है, इन दोनों को क्या करना है, बीच में एक डेटा को ट्रांसफर करना है, हम ये चाहते हैं। तो सर्किट स्विचिंग क्या है, सर्किट स्विचिंग इतना समझदार बंदा है कि मैं क्या बताऊं कि ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले ही, बहुत तेज है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले ही क्या करेगा, एक डेडिकेटेड पाथ जो है इन दोनों के लिए बना देगा कि आपको जो डेटा है वो यहीं से ट्रेवल करना है, आपके जितने भी पैकेट जाएंगे वो यहीं से, इसी मेथड से, इसी रास्ते से होके जाएंगे, कोई और पाथ नहीं होगा। तो सेंडर और रिसीवर जब अपना जो भी उनका इंफॉर्मेशन है, जो भी उनके पास डेटा है, जो भी उनको कम्युनिकेट करना है, वो क्या करेंगे, वो एक ही पाथ से कम्युनिकेट करेंगे, जो उन्होंने क्या है, जो हमारे सर्किट स्विचिंग ने कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले ही बना दिया था। जैसे मानो कि अगर मैं इसे मिटा दूं और मैं कहूं कि यहाँ पे हमारा सेंडर है, यहाँ पे हमारा रिसीवर है, अब इन दोनों के यहाँ पे क्या है, मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को यूएसबी केबल से, या मान लो एक का लैपटॉप है, एक का मोबाइल फोन है, यूएसबी केबल से दोनों को ठूस दिया। यानी कि अब एक के फोन से हमें इंफॉर्मेशन सेंड करनी है दूसरे के लैपटॉप पे। यूएसबी केबल क्या है, यहाँ पे मीडियम है, तो हम कह सकते हैं ऑलरेडी अभी मैंने कुछ शेयर करा नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन, पर एक पाथ क्रिएट हो गया कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से यहाँ इस यूएसबी केबल से क्या है, ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा मैं कह सकती हूँ कि सर्किट स्विचिंग क्या हुआ, ऑलरेडी कुछ होने से पहले ही, कुछ डेटा ट्रांसफर होने से पहले ही क्या हुआ, यहाँ पे जो है मैं कह सकती हूँ कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो एक डेडिकेटेड पाथ एक क्रिएट हो गया, जिसके अलॉन्ग आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो गई। जैसे कि पहले दिनों की बात करें तो उसमें क्या है, मान लो अगर आपको एक टेलीफोन कॉल करनी है तो आपको क्या इक्विपमेंट्स आपको लगते थे कि फोन है, उसमें केबल लगी हुई है, उसमें फिर आप घुमा घुमा के अपने नंबर डायल कर रहे हो। उसके बाद एक फिजिकल पाथ से होते होते, आपकी केबल्स के थ्रू होते होते क्या है, आपका वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके रिसीवर तक पहुंचेगी, फिर रिसीवर आपका फोन उठाएगा, तब आपकी बातें शुरू होंगी। तो अब आपने बात शुरू भी नहीं करी, पर पहले ही एक डेडिकेटेड पाथ जो था वो क्रिएट हो चुका था, जिसके थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो वो हमारा सर्किट स्विचिंग आता है। पैकेट स्विचिंग क्या है, पैकेट स्विचिंग है भैया आलसी, ये कोई पाथ वाथ नहीं बनाता, ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। सो इन पैकेट स्विचिंग ईच इन्फॉर्मेशन और मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज ब्रोकन एंड डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। यानी कि सर्किट स्विचिंग क्या है, केबल है या कोई मीडियम है, कोई पाथ है जिसके थ्रू क्या है इन्फॉर्मेशन सीधी सीधी चली जाएगी। पर पैकेट स्विचिंग में क्या है, पैकेट स्विचिंग है आज का जमाना, इसमें क्या है छोटे छोटे हमारे पैकेट्स फॉर्म होंगे, छोटे छोटे पीसेस में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और फिर वो पैकेट्स जो है वो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली जा जाकर क्या करेंगे, जो हमारा पूरा का पूरा मैसेज है उसको कवर करेंगे, और डेटा जो है हमने जो सेंडर ने सेंड किया था वो रिसीवर को फिर रिसीव होता है। तो ये पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन जो है, हमारा जो डेटा है वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है।
जिनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पैकेट्स बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि पैकेट स्विचिंग हमारे सर्किट स्विचिंग से किस तरह से अलग है। अब पैकेट स्विचिंग में भी क्या है, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। अ हेडर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि पहला क्या है, इसमें एक तो हमारे 2 पार्ट्स हैं। पहला क्या होगा, हमारा हेडर होगा जो क्या करेगा, हमारा एड्रेस और डेजिग्नेशन यहाँ पे पता करके रखेगा कि भैया जाना कहाँ है। और दूसरे में क्या होगा, हमारा मेन मैसेज वाला पार्ट होगा, यानी कि अब मैसेज क्या है, हमने एड्रेस पता लगा लिया पर मैसेज भेजना क्या है इस एड्रेस पे, तो वो चीज है। तो ये इस तरह क्या होता है, 2 चीजों में डिवाइडेड होता है। अब ये पैकेट्स क्या करता है, अपने इन्फॉर्मेशन को फिर धीरे धीरे करके पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। अनलाइक सर्किट स्विचिंग, ये कोई भी पहले चैनल ऑक्यूपाई नहीं करता, कोई पाथ वाथ क्रिएट नहीं करता। पैकेट स्विचिंग सीधा क्या करता है, ट्रांसफर करता है अपने जो भी इसकी स्मॉल इन्फॉर्मेशन थी पैकेट्स की फॉर्म में, वो कम्युनिकेटिंग पार्टी के साथ में कम्युनिकेट करेगा। अब ट्रांसमिशन मीडिया, अभी हमने देखा कि हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट करने के हमने स्विचिंग टेक्निक्स देखेंगे, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। पर अब ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, हम मीडिया कौन सा यूज करेंगे, हम वायर्ड मीडिया यूज कर रहे हैं, हम वायरलेस मीडिया यूज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या है, हमारे ट्रांसमिशन मीडिया में आएगा। यानी कि हमारा जो डेटा है जो हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, अब वो हम किस सोर्स के थ्रू अपना जो हमारा रिसीवर को हम पहुंचाना चाहते हैं, पर किस तरह से पहुंचाना चाहते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बात हो गई। जैसे हाउ आर यू जैसन, आई एम फाइन, तो ये क्या है, यहाँ पे बीच में मीडियम कौन था, ना तो यहाँ पे कोई केबल है, ना यहाँ पे हमें किसी वायरलेस मीडियम की जरूरत है। यहाँ पे क्या है, एयर है, हमने एयर को मीडियम बनाया और हमारे जो हमने बोला वो एयर के जो पार्टिकल्स थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, वो आपस में क्या हुए, कोलाइड हुए और उसके बाद हमारी इन्फॉर्मेशन सेंड हो गई। तो यहाँ पे साउंड वेव्स क्रिएट हुई और फिर हमारी इन्फॉर्मेशन चली गई। तो इस तरह से हुआ। सो डेटा को भी कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, साउंड वेव का यूज किया, तो उसी तरह से यहाँ पे डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करेंगे, जो क्या है वायर्ड और वायरलेस हो सकती है। इन गाइड ट्रांसमिशन देयर इज ए फिजिकल लिंक, अब यहाँ पे फिजिकल लिंक भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया जो वायर्ड होती है हमारी। वायर्ड में भी हमारे पास टाइप है, मेटेलिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो भी है। अभी वायर्ड मीडियम हो गया। अब दूसरा हमारे पास होता है वायरलेस मीडियम हो सकता है। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हो हमारी, या कोई एंटीना के थ्रू हो, सैटेलाइट्स के थ्रू हो, तो वो कुछ भी हो सकता है, तो वो वायरलेस में देगा। कम्युनिकेशन मीडिया पर 2 तरह का है, क्या, एक वायर्ड मीडिया, दूसरा वायरलेस मीडिया। वायरलेस यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ईएम वेव्स होती है, उनके थ्रू। वायर्ड मीडिया में क्या आता है, हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल्स, इनकी फोटो भी है, आप देख लीजिए आराम से। फिर हमारा कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। वायरलेस मीडिया में आता है हमारी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, तो ये हम पढ़ेंगे। अब इसकी क्या होते हैं, अब देखो समझते हैं कि वायर ट्रांसमिशन मीडिया है क्या। वायर ट्रांसमिशन मीडिया है कि आप वायर्स का यूज करके फिजिकल लिंक यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो, ताकि आप क्या कर सको, अपने डेटा को ट्रांसफर कर सको। तो फिजिकल लिंक में भी यहाँ पे क्या है, ट्विस्टेड पेयर्स है आपके पास, कोएक्सियल पेयर्स हैं आपके पास, और ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल्स होती हैं वो है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, अब ये सारी चीजें हैं क्या, कौन ज्यादा बेहतर है इनमें से, तो वो हम देख लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल की आपको फोटो दिख जाएगी, देखो ये लग रही है यहाँ पे। इसमें क्या है कि जब आपने देखा होगा कि जब आपकी वायर्स क्या रहती हैं, आपस में फोल्डेड रहती है, थोड़ी सी ट्विस्टेड रहती है। आपने देखा होगा आपके खुद के घरों में भी आपने ऐसी तारें देखी होंगी जो क्या रहती है, आपस में इस तरह से डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर बनाए रखी रहती है। तो ये क्या है, ये 2 कॉपर की वायर्स होती है जो आपस में क्या है, इस तरह से गुथी हुई होती है। सो बोथ कॉपर वायर आर इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कवर्स। अब ऐसा नहीं है कि आपने तार बना दिया, नंगी तारों को यूं ही छोड़ दिया, इनके ऊपर बेटा प्लास्टिक का कवर भी होता है। तो ये अंदर से ट्विस्टेड होती हैं, पर ऊपर एक प्लास्टिक कवर फॉर प्रोटेक्शन देते हैं। यूजुअली a number of such pair are combined together and covered with a protective outer wrapping as shown in figure। यानी कि ये क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ सच पेयर्स क्या होते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पे 4 पेयर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से क्या है ना, ट्विस्टेड रहते हैं, और इनको पूरे को हम क्या करते हैं, आउटर रैपिंग से हम इनसे कवर करते हैं ताकि प्रोटेक्टेड रहेंगे, हम भी प्रोटेक्टेड हैं और ये वायर्स भी। सो ईच ट्विस्टेड पेयर एक्ट एज अ सिंगल कम्युनिकेशन लिंक। हर एक ट्विस्टेड पेयर अपने आप में क्या करती है, एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक की तरह काम करती है, और ये क्या करती है, मिनिमाइज करती है इफेक्ट। अब जैसे हमने बाहर क्या किया, आपने प्लास्टिक कवर लगा दिया, तो इलेक्ट्रिकल जो आपको शॉक है वो ना लगे, उसके लिए होता है। और दूसरी चीज ये क्या करती है, जो हमारे ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वो मिनिमाइज करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। सो ट्विस्टेड पेयर्स क्या होता है, हमारे लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ये आपको थोड़े सस्ते में ही मिल जाएंगे। और आप क्या करते हो, इनसे टेलीफोन लाइंस के लिए या लैन यानी कि आपको जो लोकल एरिया नेटवर्क था उसके लिए आप क्या करते हो, यूज करते हो। अगर यहाँ पे क्या है, These cables are 2 types, unshielded twisted pair UTP and shielded twisted pair STP as shown in figure। जैसे अगर आप देखोगे, एक दे रखी है आपको UTP और दूसरी आपको दे रखी है STP। तो UTP आपकी ये वाली जो क्या है ये आपकी अनरैप्ड, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है, अनशील्डेड है, इसके ऊपर कोई शील्ड नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, देखो ये आपकी वायर है,
इसमें भी वायर है, एक प्लास्टिक कवर तो आपको देना ही है, तो प्लास्टिक कवर तो है ही है। पर अगर आप यहाँ पे दूसरी चीज गौर से देखो कि ये सीधा प्लास्टिक कवर इसके ऊपर आ गया, पर यहाँ पे इसको क्या किया हमने, मेटल से शील्ड कर रखा है। तो जो मेटल से शील्डेड होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी और ज्यादा सिक्योर होती है। जो मेटल से शील्डेड नहीं होती वो और भी ज्यादा चीप होती है। तो समझ सकते हो कि मेटल शील्डेड है तो वो और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव होगी और थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो इस तरह से अब कोएक्सियल केबल होती है ये वाली, इसमें कोई ऐसा ट्विस्टेड पेयर नहीं है, आपस में गुथी हुई नहीं होंगी। ये क्या होती है, कोएक्सियल केबल होती है। ये दूसरा हमारा ट्रांसमिशन मीडिया का जो एक डेटा टाइप है, ये क्या होती है, इट इज बेटर शील्डेड। ये क्या होती है, उस पहली वाली से थोड़ी ज्यादा बेटर शील्डेड होती है, इनकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है ट्विस्टेड पेयर से। तो यानी कि ये डेटा क्या करेंगे, जल्दी ट्रांसफर कर देंगे। और ये भी क्या है, कॉपर की वायर है। कोर क्या होता है इनका, यानी कि जो अंदर वाला कोर है, सबसे पहली अंदर वाली चीज, ये क्या होता है, कॉपर की बनी हुई होती है। कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है, तो जल्दी से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अपने पास रखेगा और जल्दी जल्दी इसे ट्रांसफर कर देगा। और उसके ऊपर हमारे क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स लगे हुए होते हैं, ताकि क्या कर सके, हम इसको प्रोटेक्ट कर सके और इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो दिस आउटर कंडक्टर इज रैप्ड इन अ प्लास्टिक कवर। जो हमारा कवर है, जो हमारा कंडक्टर है, ये क्या होता है, बाहर से हमारे किसी प्लास्टिक कवर से रैप्ड रहता है, ताकि क्या हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और प्रोटेक्शन इसको मिलती रहे। So the key to success of coaxial cable is its shielding design that allows the cable's copper core to transmit data quickly। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपको सबसे ऊपर एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर दिखेगी, फिर उसके अंदर आपको एक ब्रेडेड आउटर कंडक्टर मिलेगा, फिर यानी कि मतलब आपस में गुथा हुआ है, तो उस तरह से वो उसमें एक ब्रेड सी बनी हुई है, तो ब्रेडेड आउटर कंडक्टर है, फिर उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और सबसे अंदर क्या हमारा कॉपर कोर। तो इसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा वेल डिफाइंड होता है कि उसको एक बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट मिलता है कि वो क्या कर सके, एक तो बहुत ही अच्छी बैंडविड्थ फिर वो आकर करता है, और उसके बाद आपका जो डेटा है वो बहुत ही जल्दी वहां पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये क्या है, हमारे जो लॉन्गर फ्रीक्वेंसीज हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज टू अ लॉन्गर डिस्टेंस, यानी कि जो जिनकी फ्रीक्वेंसीज, जिन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है, तो उनको क्या है, ये थोड़े लंबे डिस्टेंस तक, दूर तक क्या करता है, उन्हें ट्रांसफर करने का काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर तो इतना मस्त है कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आपने फिजिक्स में खुद भी पढ़ा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, हमारे इस तरह की केबल्स हैं जो बिल्कुल हमारे बाल के जितनी पतली होती हैं, एकदम बहुत ही पतली सी वायर्स होती है, एकदम पतली पतली वायर्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, एकदम चमकदार सी होती हैं और बहुत ही पतली होती हैं, और डेटा को एकदम लाइट की स्पीड से ट्रांसफर, नहीं लाइट की स्पीड से तो नहीं, पर हाँ लगभग लाइट की स्पीड से क्या करती है, ट्रांसफर करती है। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स होती हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, वो प्रिंसिपल पे, उनका प्रिंसिपल होता है TIR, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपके एक इन्फॉर्मेशन आपके सेंडर ने आपको सेंड करी, अब वो इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी, जैसी सेंडर ने भेजी थी एग्जैक्ट कॉपी वैसी ही रिसीवर को मिलेगी। तो TIR क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि अब इसमें क्या होगा, ये आपको फिजिक्स में और भी बेहतर से समझ में आएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्या होती है, हमारी जो डेटा इज लाइट विच ट्रेवल्स इनसाइड अ थिन फाइबर ऑफ ग्लास। ये करती है, हमारा एक ग्लास जैसा फाइबर होता है, बहुत ही पतली सी ये पाइप होती है, और इसमें क्या होता है, हमारा कोर होता है, हमारी क्लेडिंग होती है, और फिर उसके ऊपर हमारे एक कवर होता है, तो उसके अंदर ये क्या रहती है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है। अब आपको इसमें क्या देखने को मिलता है, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी, वो यहाँ से आपके सेंडर ने भेजी, पर अब वो इसके बाहर जो आपका जो प्रोटेक्शन कवर दे रखे है वो उसके बाहर नहीं जाता। क्यों, अब आपका जो डेटा ट्रांसफर होगा वो इस मीडियम से ट्रांसफर होगा, और फिर आपके सेंडर ने डेटा ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें कोई भी डैमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये TIR के फंक्शन पे क्या करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसलिए ये क्या होती है, वो ज्यादा बेहतर होती है, हमारी जो बाकी दोनों जो हमने केबल्स पढ़ी थी इससे ज्यादा बेहतर है। पर हाँ, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है उन दोनों से, पर काम बिल्कुल अच्छे से करती है। तो TIR में क्या होगा, जैसे आपके सेंडर ने क्या किया, आपने इन्फॉर्मेशन सेंड करी, तो अब इसका जो ये जो हमारा मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, बाहर वाले का कम होता है, तो इसलिए क्या है, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जा पाती और इजीली क्या है, ट्रांसफर हो जाती है, और आपके रिसीवर को क्या है, विदाउट डैमेज आपको मिलती है। इसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और सीधी सीधी आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब जो ऑप्टिकल फाइबर्स है, इनकी बैंडविड्थ क्या होती है, बाकी दोनों से काफी ज्यादा हाई होती है, उनका डेटा ट्रांसफर रेट भी क्या होता है, बाकी दोनों से हाईयर होता है, और ये एक बहुत ही लंबे डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, इजीली कवर कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज कैन नॉट अफेक्ट द केबल, यानी कि अगर जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसकी जो नॉइज है वो भी क्या करती है, केबल को अफेक्ट नहीं कर सकती, कोई भी प्रॉब्लम आपको रास्ते में देखने को नहीं मिलेगी। तो एक बहुत ही दूर के रास्ते तक अगर आपको क्या करना है, अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। कि जैसा हमें पता भी है कि हमारे जो ओशियंस है उसमें क्या हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल्स ऑलरेडी बिछी हुई हैं, तो आप अपने जो ओशन से अगर आपकी इंफॉर्मेशन होकर पास होकर दूसरी कंट्री तक जा रही है ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, तो यानी कि बेकार चीज नहीं है, ये हम बहुत ज्यादा यूज
भी करते हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं। तो आप समझ में आया होगा कि हमारे जो वायर्ड मीडियम है किस तरह से काम करेंगे, उसका ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फिर ऑप्टिकल फाइबर। अब वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में क्या होता है, वेव्स का यूज हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, यहाँ पे वायरलेस मीडियम जहाँ पर यूज होगा तो इसकी कम्युनिकेशन में इसके दौरान जब आप इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू करोगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या है, 3 किलोहर्ट्ज टू 900 टेराहर्ट्ज तक क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी अच्छा खासा है, बहुत दूर की रेंज तक आप इसे ट्रैवल यूज कर सकते हो। अब जैसे जो हम पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, अपना ब्लूटूथ, अपना वाईफाई, तो वो क्या है, वो हमें थोड़ी छोटी सी रेंज देता है। पर जब यही हम क्या करते हैं, एज अ सर्वर इसे यूज करते हैं तो वो हमें काफी वाइड रेंज जो है प्रोवाइड कराता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसकी रेंज भी डिपेंड करता है कि 3 किलोहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज तक आपको क्या है यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलेगा, जिसमें 4 कैटेगरीज आपको दिखेंगी। पहला रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर लाइट वेव्स, और अकॉर्डिंग टू देयर जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं, उनके अकॉर्डिंग ये क्या है, आपस में डिवाइडेड रहती हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे आपको दिख रही है कि 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक। फिर माइक्रोवेव 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। इंफ्रारेड वेव्स क्या है, 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक हैं। और फिर लाइट वेव्स क्या है हमारी, 400 टेराहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज तक आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इस रेंज में जो है ये हमारी अलग अलग वेव्स काम करती हैं। मान लो रेडियो वेव्स क्या है, ये 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक का काम करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये है। ये ओमनी डायरेक्शन है, यानी कि ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इसको किसी भी डायरेक्शन में भेज लो। तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, 300 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक के डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। सब्सेप्टेबल टू इंटरफेस, यानी कि जो भी इंटरफेस बीच में आएगा उसको क्या कर सकते हैं, बाहर उससे निकल सकते हैं, उसके लिए ससेप्टेबल है। अगर जैसे मान लो बीच में अगर कोई वॉल या कोई ब्रिक या फिर कोई मीडियम आ गया बीच में, तो क्या है, उसको ये ट्रेवल कर लेंगी। सो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 से 300 किलोहर्ट्ज तक की वॉल को ये क्या कर सकती है, पेनिट्रेट करके उसमें से निकल सकती हैं। अब रेडियो वेव्स हम किस में यूज करते हैं, जैसे हमारे एएम में, एफएम रेडियोस, टेलीविजन, कॉर्डलेस फोन्स, इन सब में क्या होता है, हमारे रेडियो वेव्स यूज होती हैं। अब जैसे मान लो कि अपने कहीं एफएम रेडियो चल रहा है, अब आपको पता है कि आपके पड़ोस में एफएम रेडियो चल रहा है बहुत ही लाउड वॉइस पर, अब उसके घर की दीवारें भी हैं, आपके घर की दीवारें भी हैं, फिर भी क्या आवाज पास हो रही है, क्यों, क्योंकि वो रेडियो वेव्स से आ रही है। रेडियो वेव्स क्या करती है, वॉल्स को पेनिट्रेट कर देती हैं। अब माइक्रोवेव्स की बात करें तो माइक्रोवेव्स क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। इसको याद रखना, मतलब थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, आप याद रखोगे तो काम आ सकता है, क्या पता पूछ लें कि किसकी रेंज किससे ज्यादा थी। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव्स एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को क्या है, पेनिट्रेट नहीं कर सकती। जैसे मान लो कि माइक्रोवेव से, जैसे कि आपको जो माइक्रोवेव होता है उसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव्स ही हमारी रहती हैं, तो उसमें क्या है, जैसे कि अगर आप उसका यूज कर रहे हो तो उसकी वेव्स जो है वो बाहर नहीं आ सकती। माइक्रोवेव्स की जो वेव्स हैं वो किसी वॉल को, किसी हिल को, किसी माउंटेन को, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, उससे पार नहीं हो सकती हैं। So needs line of sight of propagation, that is both communicating antenna must be in direction of each other। यानी कि अगर आप माइक्रोवेव्स के थ्रू क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो दोनों के एंटीना क्या होने चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि वो एक सिंगल डायरेक्शन मूव करेगी और वो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा मूव नहीं करती, और किसी और सॉलिड ऑब्जेक्ट को वो पेनिट्रेट भी नहीं करेगी। तो इसलिए उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बहुत ही देखभाल करके एक ही डायरेक्शन में लगानी पड़ती है। तो जो हमारा माइक्रोवेव्स है वो कंप्लीट हो गया। इंफ्रारेड वेव्स क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक होती हैं। ये क्या है, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, और ये भी क्या है, ये भी हमारे वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस को या फिर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए ही क्या होती है, यूज होती हैं। जैसे मान लो मोबाइल टू प्रिंटर अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आप इंफ्रारेड वेव्स का यूज करोगे। मोबाइल टू मोबाइल आपको यूज करना है तो आप इंफ्रारेड यूज करोगे। अब जैसे आपका जो रिमोट और जो टीवी होता है उसमें भी क्या होता है, इंफ्रारेड वेव्स का ही यूज होता है। ये एक छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए काम आती है। तो आप समझ में आएगा। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी में हमारे वेव्स के अलोंग हमारे पास दूसरी भी चीजें, जैसे हमारा ब्लूटूथ हो गया, हमारे वायरलेस लैन हो गए, तो ये हमारे क्या है, हमारे वायरलेस मीडियम में आते हैं। तो ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ भी हमारा सेम शॉर्ट रेंज के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ये भी क्या करेगा, फोन्स को, मोबाइल फोन्स को आपस में कनेक्ट कर देता है, माउस को, हेडफोन्स को, कीबोर्ड्स को, कंप्यूटर को आपस में क्या करता है, वायरलेसली कनेक्ट करता है, और एक छोटे डिस्टेंस के लिए ही कनेक्ट करता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 किलोमीटर दूर जाकर खड़े हो जाओगे और कह दोगे कि चलो ब्लूटूथ कनेक्ट कर
करता है, तो ऐसा नहीं होने वाला, एक शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ही काम आता है। सो दिस चिप यूज unlicensed frequency band of 2.4 GHz to transmit and receive data. These devices can send data within a range of 10 मीटर with a speed of 1 to 2 Mbps। यानी कि जो ब्लूटूथ है वो क्या है, हमारे एक छोटे रेंज के लिए काम आता है, जिसमें वो डेटा को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। ब्लूटूथ दोनों काम के लिए आता है, सेंड करने के भी और रिसीव करने के भी। तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, वो लगभग 10 मीटर तक की होती है, और इसकी जो स्पीड है, जो डेटा ट्रांसफर रेट है, वो क्या है 1 से 2 Mbps है। जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो क्या है, कम्युनिकेटिंग डिवाइस की रेंज हमारे पढ़ लिया कि 10 मीटर की है, और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए जो बनाई गई थी, ये पैन के लिए बनाया गया था, कॉल पिकोनेट, यानी कि हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए था ब्लूटूथ, कि हम क्या कर सके, अपने पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करके यूज कर सके। तो आप समझ आएगा, ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी अलाउ करती है हमें अप टू 255 डिवाइसेस टू बिल्ड अ नेटवर्क। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अप टू 255 डिवाइसेस को कनेक्ट करके हमने एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। आउट ऑफ देम 8 डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम एंड रिमेनिंग डिवाइसेस कैन बी इनएक्टिव वेटिंग फॉर अ रिस्पांस कमांड फ्रॉम देयर मास्टर डिवाइसेस। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ से अगर हमें बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो अप टू हम 255 डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, पर जिनमें से हम सिर्फ 8 डिवाइस को क्या कर सकते हैं, एट द सेम टाइम कम्युनिकेट करवा सकते हैं, और बाकी सब क्या रहेंगे, उस टाइम के लिए इनएक्टिव रह जाएंगे, और वो सिर्फ तभी काम करेंगे जब उन्हें कोई कमांड मिलेगी उनके मास्टर डिवाइस से। तो आप समझ आएगा। वायरलेस लैन किस तरह से यूज होती है, दिस इज अनदर वे ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लैन क्या है, हमारा लैन हमें पता है कि वो लोकल एरिया नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है। तो वायरलेस लैन में क्या होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे फिगर दे रखा है कि एक्सेस पॉइंट है, फिर उसके बाद आपका टैबलेट है, लैपटॉप है, फोन है, फिर एक डेस्कटॉप आपको दे रखा है। तो अगर हमें इस तरह से क्या करना है, अगर हमें एक लोकल एरिया को कनेक्ट कराना है, हमें थोड़ा सा ज्यादा रेंज चाहिए, मतलब स्कूल के हमें डिवाइसेस को कनेक्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें फिर वायरलेस लैन का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा जो वाईफाई होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है अराउंड द एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में जो वाईफाई है वो थोड़ा बेहतर काम करता है, तो इसके ये फायदे हैं। अब वायरलेस कनेक्शन से क्या होता है कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं हमारी एग्जिस्टिंग वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को। जैसे मान लो हमने क्या किया, वायरलेस कनेक्शन से अपनी सारी चीजें कनेक्ट कर ली, उसके बाद अगर हमारा कोई वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब हो गया तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। रिजल्ट इन इंक्रीज इन एक्सेस फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। हम क्या कर सकते हैं, वायरलेस मीडियम को इजीली मोबाइल फोन से कनेक्ट करके, मोबाइल डिवाइसेस से कनेक्ट करके इजीली बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमें लास्ट क्या करता है, प्रोवाइड कराता है इजी एक्सेस टू इंटरनेट इन पब्लिक प्लेसेस। यानी कि अगर हमें पब्लिक प्लेसेस में इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हम वायरलेस लैन का बेहतर यूज कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सके, पब्लिक प्लेसेस में इंटरनेट का मजा आराम से ले सके। अब मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, मोबाइल से रिलेटेड जो भी हमारी टेलीकम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजीज है, जिसमें हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है, तो वो क्या है, तो वो हमें पढ़ना है। और इसके बाद हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स आएंगे, और जरूरत क्यों पड़े हमारे में प्रोटोकॉल्स की जरूरत क्या थी, और हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारा क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पढ़ना है, फिर हमारा जो सिंपल मेल ट्रांसफर, यानी कि जो प्रोटोकॉल के कुछ टाइप्स है जो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारे प्रोटोकॉल के बाद चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं अपने जो मोबाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है। अगर हमें पता है कि मोबाइल जो है आज के अभी नहीं बना है, वो तो कुछ टाइम पहले बन गया था, है ना। पर जब मोबाइल जब बना था तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें सब कुछ ऐसे स्टार्टिंग से ही 4 GB 5 GB चलने लग गया था और सब कुछ बहुत बढ़िया था, तो ऐसा तो नहीं था। सब स्टार्टिंग में क्या था, सब कुछ बहुत ही मतलब आराम से बेसिक चीजें चल रही थी, कुछ ज्यादा नेट की हमें जरूरत नहीं थी, तो ऐसे ही सारी चीजें चल रही थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और हमने देखा कि जैसे जैसे जो मोबाइल का रैपिड यूज होने लगा, बहुत ही ज्यादा यूज होने लगा, तो उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ी, और उसके साथ साथ हमें जो है डिफरेंट जनरेशंस यहाँ पे लानी पड़ी। जैसे कि सबसे पहले क्या है, 1G, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G। तो इस तरह से क्या है, जो हमारा जो कह सकते हैं कि हमें इंटरनेट की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है, हम सारी चीजों के लिए लेकर इतना ज्यादा ऑनलाइन डिपेंडेंट हो गए कि हमें क्या करना पड़ा, अपने इस जनरेशन को, जो टेलीकम्युनिकेशन जनरेशन है, इसको आगे आगे बढ़ाते जाने लगा। जैसे कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें क्या था, हमारा सिस्टम अराउंड 1982 में बना, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल को ट्रांसमिट कर सकते थे, एनालॉग सिग्नल्स का थोड़ा बहुत यूज कर सकते थे, और क्या कर सकते थे, डिफरेंट जो वॉइसेस है उनको ट्रांसफर कर सकते थे बिटवीन कॉलर एंड रिसीवर। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, जो हमारा 2G आया, उस सेकंड जनरेशन में हमारे मोबाइल नेटवर्क्स ने क्या किया, जो एनालॉग सिग्नल्स है, जो वॉइस कॉल्स है, उसी के साथ साथ जो हमारे डिजिटल फॉर्म्स है, उनमें भी क्या करने लगा, वो ट्रांसफर करने लगा, हमारे डेटा को ट्रांसमिट करने लगा। कॉल की क्वालिटी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती
देखी गई, तो उसी के साथ साथ हमारे पास एक एडिशनल सर्विस भी आई कि आप मैसेजेस भी क्या कर सकते हो, मल्टीमीडिया मैसेजेस को भी सेंड कर सकते हो। फिर उसके बाद जब थर्ड जनरेशन आई 3G, तो उसमें क्या हुआ, मोबाइल टेक्नोलॉजी और ज्यादा डेवलप हुई हमारी, और उसमें क्या हुआ, 3G प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस विया सेम रेडियो टावर्स दैट प्रोवाइड वॉइस सर्वर टू द मोबाइल फोन। यानी कि पहले क्या था, सिर्फ वॉइस सर्विस ही मिलती थी कि आप सिर्फ फोन पर बात कर सकते हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर 3G के आने के बाद क्या हुआ, आपको सेम उसी टावर से क्या आने लगी, रेडियो वेव्स आने लगी, या यूं कह सकते हैं इंटरनेट का एक्सेस भी आपको सेम उसी टावर से होने लगा, और आपकी जो डेटा कैपेसिटी थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। तो आप वॉइस कॉल भी कर सकते थे, आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते थे, साथ साथ डेटा की जो ट्रांसफर रेट था, जो ट्रांसफर स्पीड थी, वो भी इंक्रीज हो गई। जब ये जो जैसे नेट आपको मिला, इंटरनेट मिला, तो उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। तो फास्टर डेटा आपको चाहिए था कि आप सब कुछ जो है वो एक फास्टर प्रोसेसर के साथ में जल्दी जल्दी कर सको। तो उसके बाद हमारी फोर्थ जनरेशन आई, और इसी के साथ साथ करते करते सेम इन्हीं चीजों के लिए हमारी फिफ्थ जनरेशन भी आई। तो रेवोल्यूशन कहां से आया, थर्ड जनरेशन से, 3G से, कि आप फोन के साथ साथ वॉइस कॉल के साथ साथ क्या कर सकते हो, जब आपने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया अलग अलग मीडियम से, इंटरनेट के थ्रू आप टेक्स्ट करो या आप किसी को फोटो सेंड करो, तो कुछ भी कर सकते थे। तो 3G से क्या आया, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद मल्टीमीडिया, वॉइस, वीडियो, वायरलेस इंटरनेट थिंग्स, ब्रॉडबैंड सर्विस, ये सारी चीजें क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। फिर 4G और भी बेहतर हुआ, और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन तो और भी ज्यादा करंटली जो है वो भी चल रही है, तो और भी ज्यादा माइलस्टोन निकली। तो इस तरह से मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करते करते हमने जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसको और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया, और फ्यूचर के लिए हम उसे और भी ज्यादा, हमें पता है कि जैसे जैसे फ्यूचर और ज्यादा बेहतर होता जाएगा टेक्नोलॉजी, तो उसके चलते चलते और भी ज्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अब प्रोटोकॉल्स है, मैंने कुछ स्टैंडर्ड रूल्स जो अब क्या करते हैं, एक सेंडर, एक रिसीवर, जो भी उसके इंटरमीडिएट डिवाइसेज है वो सब फॉलो करेंगे, जिसके दौरान क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा। अब हमें प्रोटोकॉल्स की जरूरत क्या पड़ी, पहले तो ये समझना है, फिर किस तरह से हमने उसे यूज किया, फिर हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि नीड ऑफ प्रोटोकॉल्स थी क्यों। नीड ऑफ प्रोटोकॉल में देखेंगे, वी नीड प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट रीजंस सच एज फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, एड्रेसिंग एक्सेट्रा। फ्लो कंट्रोल इज रिक्वायर्ड व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर आर डिफरेंट स्पीड्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा। यानी कि हमें प्रोटोकॉल्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, कि हमें इनके लिए मतलब क्या जरूरत है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस है। जैसे कि हमें फ्लो कंट्रोल देखना था, हमें कंट्रोल को एक्सेस करना था, एक्सेस कंट्रोल, एड्रेसिंग करनी थी, और भी कुछ रीजंस थे। फ्लो कंट्रोल क्या था, फ्लो कंट्रोल था कि जब हमें हमारा जो सेंडर है, रिसीवर है, मान लो वो क्या कर रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, पर दोनों की इन्फॉर्मेशन सेंड करने की स्पीड्स क्या है, अलग है। मान लो एक 5G चला रहा है, एक 4G चला रहा है, तो उसका मतलब क्या, अब बीच में जो डेटा आप ट्रांसफर करोगे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक फ्लो कंट्रोल चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, जो सेंडर है, रिसीवर है, उन दोनों को कम्युनिकेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना और इजीली वो कम्युनिकेट कर पाए। तो इसलिए हमें फ्लो कंट्रोल के लिए एक प्रोटोकॉल लगाना पड़ा कि मान लो कंप्यूटर ए अपना डेटा को किसी एक स्पीड से, जैसे कि 1024 Mbps की स्पीड से ट्रांसफर कर रहा है, बी जो है वो रिसीव कर रहा है उसको 512 Mbps की स्पीड से। तो इन केस अब जो कंप्यूटर बी है वो क्या हो जाए, मस्ट बी एबल टू इन्फॉर्म कंप्यूटर ए अबाउट द स्पीड मिसमैच सो दैट कंप्यूटर ए कैन एडजस्ट डेटा ट्रांसमिशन रेट। यानी कि अब हमें बीच में क्या लाना पड़ा, फ्लो कंट्रोल लाना पड़ा, एक प्रोटोकॉल लगाना पड़ा, क्योंकि जो कंप्यूटर बी है वो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। तो अब उसकी इन्फॉर्मेशन टाइम पर हमारे कंप्यूटर ए तक पहुंच जाए, ताकि कंप्यूटर ए जो है वो बेस्ट डिसीजन ले सके अपने उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो उसको हमें क्या करना पड़ा, उस स्पीड को हमें एडजस्ट करना पड़ा, ताकि बीच में कोई डेटा लॉस ना हो और दोनों आपस में क्या कर सके, इजीली अपना जो डेटा है उसको ट्रांसमिट कर पाए। एक्सेस कंट्रोल क्यों रिक्वायर रहा, एक्सेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच नोड इन अ कम्युनिकेशन चैनल विल एक्सेस द लिंक शेयर्ड अमंग them at a particular instance of a time, otherwise the transmitted data packets will collide if computer are sending data simultaneously through the same link, resulting in the loss or corruption of data। यानी कि एक्सेस कंट्रोल, एक और प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ी, इसमें क्या था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो ये डिसाइड कर पाए, जो हमारा नेटवर्क है, जो चैनल है, वो ये डिसाइड कर पाए कि नोड कौन सा है, कौन सा बंदा है जो इस वक्त ये शेयर कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। तो नोड किसको डिसाइड करना है कि ये पर्टिकुलर कंप्यूटर हमारा नोड होने वाला है, ताकि क्योंकि मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक ही इंस्टेंट पे अगर दोनों कंप्यूटर एक टाइम पे क्या कर रहा है, अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेटा कोलाइड हो जाए, या आपका जो डेटा पैकेट जो आपके सेंड हो रहा है वो एक ही सेम लिंक से जा रहा है, तो वो उसमें कुछ डेटा लॉस ना हो जाए, कुछ डेटा में करप्शन ना आ जाए। तो इसलिए हमें एक्सेस कंट्रोल रखना पड़ा कि हम ये देख सके किस कंप्यूटर को कौन सी एक्सेस किस टाइम पे देनी है, किसको हमें नोड बनाना है, किसको नोड नहीं बनाना। तो इसलिए एक्सेस कंट्रोल लाया गया। तो आप समझ में आया होगा। अब प्रोटोकॉल्स ऑल्सो डिफाइन हाउ कंप्यूटर आइडेंटिफाई वन अदर ऑन अ नेटवर्क। यानी कि प्रोटोकॉल से क्या होता है, हमारे कंप्यूटर्स भी आपस में एक दूसरे को डिफाइन कर पाता है कि कौन सा जो है वो किस नेटवर्क पे काम कर रहा है। दूसरा, द फॉर्म टू विच द डेटा शुड बी कन्वर्टेड फॉर ट्रांसलेट। यानी कि अब जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तब हम उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को
को एनालॉग में। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं डेटा के टाइप को, तो कन्वर्जन के लिए भी काम आता है। अब तीसरा दिया है हाउ टू डिसाइड वेदर द डेटा रिसीव्ड इज फॉर दैट नोड और टू बी फॉरवर्डेड टू अनदर नोड। प्रोटोकॉल की जरूरत हमें इसलिए भी पड़ी क्योंकि प्रोटोकॉल क्या करता है, नोड डिसाइड करता है। अब नोड अगर डिसाइड हो गया तो हमें अभी डेटा ट्रांसफर करना है या रिसीव करना है, तो इसके लिए भी प्रोटोकॉल होने चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है तो अब ये रिसीव करने के लिए आई है या फॉरवर्ड करने के लिए आई है, तो इसलिए भी हमें प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ी। साथ ही साथ में वो इंश्योर करता है कि जो भी आपकी डेस्टिनेशन थी विदाउट एनी लॉस आपके डेटा में, अगर आपको वो डेटा ट्रांसफर करना है तो उस डेस्टिनेशन पे आपका जो डेटा है वो इंश्योर होकर आपका वो डेटा ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स की जरूरत है। और लास्ट हाउ टू रीअरेंज द पैकेट्स, यानी कि जो पैकेट्स की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब ऐसा ना हो पैकेट्स आगे पीछे हो जाए, इन्फॉर्मेशन गड़बड़ हो जाए, तो ये पैकेट्स को रीअरेंज करने का काम भी जो था, जो प्रोसेस पे जिस डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचाना है उस इन्फॉर्मेशन को पैकेट्स की फॉर्म में, तो पैकेट्स एकदम फ्लो में जाए, जिस रेंज में जिस नंबर पे जो पैकेट था उसी नंबर में जाए ताकि इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट पहुंचे, तो वो भी हमारा जो है प्रोटोकॉल से चेक करता है। अब HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, ये हमारा एक प्राइमरी प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, हमारा वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करता है, जो हमारा जो किसने बनाया था, हमारा टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। और इसमें क्या ना कि यहाँ पे कोलैबोरेशन थी विद इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF एंड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C, इन्होंने आपस में मिलकर क्या किया था, कोलैबोरेशन करके और HTTP को यहाँ पे फॉर्म किया। उसके बाद क्या हुआ कि हमें एक्सेस कर सके, ये प्राइमरी प्रोटोकॉल था, ये हमारा क्या कर सके, इजीली डेटा को ट्रांसफर कर सके। HTTP क्या है, HTTP इज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट सर्वर protocol that run over TCP. The common use of HTTP is between a web browser client and a web server. HTTP facilitate access of hypertext from the World Wide Web by defining how information are formatted and transmitted and how the web server and browser should respond to various commands। यानी कि HTTP क्या है, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, ठीक है, मैं ऐसा कह सकता है कि ऐसा प्रोटोकॉल जो रन करता है हमारा TCP पे रन करता है, और ये क्या है, ये एक हमारे दो लोगों के बीच में चलता है। एक तो वेब ब्राउजर जो क्लाइंट जिस वेब ब्राउजर पे पहुंच गया उस पे, और दूसरा सर्वर कि हमारे क्लाइंट ने क्या किया, कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे अपनी डाली, तो अब उसको रिस्पॉन्स करने के लिए भी हमारे पास कुछ चीज होनी चाहिए। तो हमारे क्लाइंट ने क्या मानना है, हमारा वेब ब्राउजर पे हमारा क्लाइंट आया, उसने कोई रिक्वेस्ट अपनी वहां पे डाली, तो HTTP क्या करेगा, जो सर्वर है उसका, फिर वो उस रिक्वेस्ट को वो पढ़ेगा समझेगा, और उसके बाद जो भी उसकी रिक्वेस्ट है, मान लो उसे कुछ सर्च करना था, तो वो जो भी उसे सर्च करना है तो सर्वर उसे क्या करेगा, फिर वो उसके वेब पेज पर उसे वो शो करेगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा डेटा ट्रांसमिट करना है, वेब सर्वर यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ब्राउजर से आप पहुंच गए, आप क्लाइंट हो, आपने रिक्वेस्ट डाल दी, अब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ये काम यहाँ पे करता है। A web page is written using a markup language like HTML। जैसे हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि HTML जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो क्या करती है, वेब पेज डिजाइन करने का काम करती है। वेब पेजेस पे जो भी रिटर्न है, जो भी लिखा हुआ है, तो वो हमारा HTML के थ्रू हमारा क्या होगा, लिखा रहता है। तो जब हमने अपना वेब ब्राउजर एक बार ओपन किया तो किस टाइप का उसका URL है, किस तरह का उसका इंटेंडेड वेब पेज है, क्या उसका लॉजिकल कम्युनिकेशन है, क्या उस पर लिखा हुआ है, तो वो सारी चीजें हमारी HTML के थ्रू आती है। और ये सब जो क्रिएट हुआ है, जो मशीन हमारी क्रिएट हुई, जो क्लाइंट हमारा जिस वेब ब्राउजर पे आया है उसको जिस सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो किसके थ्रू क्रिएट हुई है, वो HTTP के थ्रू क्रिएट हुई है। जैसे मान लो आपका एक URL दे रखा है कि www.http/ और उसके बाद www.ncrt.nic.in, आपने ये आप जो क्लाइंट था आप उस ब्राउजर पे गए, आपने सर्च किया। अब सर्वर जो है वो क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग, इस जो आपने जो लिंक दिया है उसे, इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इस URL के अकॉर्डिंग आपको इसके सर्वर से आपको वो वेब पेज पे शो कर देगा। तो इस तरह से ये काम आता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लिए काम आएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है ट्रांसफर करने के लिए फाइल्स को। आपको फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करोगे। जैसे HTTP, FTP, ये हमारे क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल ही है, ये हमारे क्लाइंट के लिए। और जैसे HTTP क्या है कि वेब पेजेस पे, वेब सर्वर्स पे, वेब पेजेस पे आपको इन्फॉर्मेशन देगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP क्या करेगा, आपने अपने फाइल के लिए रिक्वेस्ट किया, अब वो उसके बीच में कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेगा आप दोनों नोड्स के बीच में, फिर आपको फाइल एक्सेस करवाएगा। तो उसमें ये क्या होता है, ये हमारी फाइल को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। सो जो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है FTP, तो फाइल ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम सीम्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज FTP टेक केयर ऑफ इश्यूज बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस सच एज, यानी जैसे हमने किसी एक कंप्यूटर से
दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर किया। तो वो हमें क्या लगता है, बहुत ही सिंपल सा मेथड लगता है कि हाँ सामने हमारे दो कंप्यूटर को हमने कनेक्ट किया, उनको फिर हमने स्ट्रेट और सिंपल तरीके से हमने फाइल को ट्रांसफर कर दिया। पर एफटीपी अगर बीच में ना हो तो काम नहीं हो पाएगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ध्यान रखता है कि जो भी डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं तो उनमें यूज ऑफ डिफरेंट कन्वीनियंस वाइल नेमिंग फाइल्स, यानी कि वो दोनों में अलग अलग कन्वीनियंस का यूज करता है ताकि हम डिवाइस को क्या कर सके, तैयार कर सके कि फाइल ट्रांसफर होगी। उसके बाद वो रिप्रेजेंटेशन देता है ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट, क्योंकि अब फाइल ट्रांसफर हुई है तो आपके दूसरे कंप्यूटर को क्या है भाई, आपको वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं चाहिए, उसको वो अपना कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में चाहिए। तो इसलिए वो क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा टेक्स्ट और डेटा की डिफरेंट फॉर्मेट्स में। और लास्ट में क्या होता है, हैविंग डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उनमें जो दोनों कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे आपके, उन दोनों में क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी क्रिएट करता है। अब पीपीपी क्या है हमारा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है, ये हमारा स्टेब्लिश करता है एक डेडिकेटेड और डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। जो भी हमारे दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं जिनके आपस में अब सेंडर और रिसीवर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक पाथ को, एक डेडिकेटेड पाथ है, एक डायरेक्ट कनेक्शन को सेटअप करने का काम किसका, हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का है। ये क्या करता है, एक ऑथेंटिक साइट है और ये क्या करेगी, हमारा डिफाइन करेगी कि किस तरह से हमें दोनों जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करनी है ताकि हम डेटा को इजीली क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो राउटर्स के बीच में आपको डायरेक्ट कनेक्शन देना है तो आप क्या करोगे, पीपीपी का यूज करोगे। इंटरनेट यूजर्स क्या करता है, डायरेक्टली कनेक्ट करवा लेता है अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कि आप क्या कर सकते हैं, मोडेम का यूज करते हैं, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। उससे क्या होता है, आपका जो मोडेम है वो क्या करेगा, जो भी आपके पास में सिग्नल्स आ रहे हैं उनको वो क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है ये क्या करता है, डुप्लेक्स मोड में काम करेगा ताकि आप क्या कर सको, अपना काम जो है वो इजीली परफॉर्म कर सको। तो पीपीपी क्या करेगा, आपके जो दोनों डिवाइसेस हैं उनको एक बेहतर तरीके से कनेक्ट करवाता है और एक डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने का काम करेगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल हमारा ईमेल सर्विसेज के लिए यूज होता है। ये सारे हमारे अलग अलग सर्विसेज के लिए यूज होता है। जैसे एक फाइल ट्रांसफर के लिए यूज हो रहा था तो उसी तरह अब ये मेल ट्रांसफर के लिए यूज हो रहा है। ये क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे रिटर्न फॉर्म में है, जो मैसेज हेडर है वो क्या करेगा, एक एनवेलप यहाँ पे क्रिएट होता है, एक लेटर सेंड होता है, फिर हम उसे पोस्ट करते हैं। तो ये सारा काम जो ईमेल से रिलेटेड जितने भी मैसेज का जो काम है वो सब हमारा कौन ध्यान रखता है, उस सबका ध्यान रखता है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी उसका ध्यान रखेगा। ये क्या करेगा, सेंडर ने जो भी प्रोग्राम बनाया है उस मेल को चेक करता है, उसको फिर एक क्यू में लगाता है, एक लाइन में एक डेजिग्नेशन के थ्रू लिखता है। एसएमटीपी क्या करेगा, सक्सेसफुली जो सेंडर है उसका जो भी लेटर था उसको वो डिलीवर करेगा। फिर पर्टिकुलर मेल को क्या करेगा, जहां भी जो भी उसकी डेजिग्नेशन है, चाहे वो एक से ज्यादा जगह पे भेजना है तो वो काम भी वही करेगा। तो एसएमटीपी क्या करेगा, रिसीव, और हाँ अब आपने सेंड कर दिया बहुत अच्छी बात है, पर मेल को रिसीव करने का काम भी हमारा एसएमटीपी ही करेगा। मान लो आपने ईमेल सेंड करी, अब आपको उसकी जगह पे आपको उसका रिप्लाई मिल रहा है तो उसको रिसीव करने का काम भी हमारा एसएमटीपी ही करता है। अब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, ये हमें पढ़ना है, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टीसीपी आईपी क्या है, यहाँ पे हमारा एक स्टैंड्स किसके लिए स्टैंड करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए काम करता है। ये क्या है, ये एक सेटअप है, एक स्टैंडर्डाइज रूल का सेटअप है जिसमें क्लाइंट सर्वर मोड पे कम्युनिकेशन चलता रहता है। यानी कि क्लाइंट होगा जो अपनी रिक्वेस्ट डालेगा, फिर एक सर्विस जो है हमें प्रोवाइड होगी, जो हमारा सर्वर है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें वो लाकर देगा। सो आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे इंश्योर करता है कि हमारा कंप्यूटर में नोड किसको हमें बनाना है, फिर उसके बाद कनेक्ट करेगा हमारे इंटरनेट से, हमारा आईपी एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद नोड जो हमारा इंडिपेंडेंटली बन चुका है उसको फिर वो कंसीडर करता है कि अब इसको हमें जो सामने जो हमारा क्लाइंट पता है उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसे आईपी के पैकेट्स के फॉर्म में क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को उसको ट्रांसफर करके देता है। TCP guarantees the delivery of packets on the designated IP address। जो TCP है, जो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या गारंटी करता है कि जो भी आपका पर्टिकुलर IP एड्रेस है, जो भी आपका डिवाइस का IP एड्रेस है, उसी डेजिग्नेटेड एड्रेस पर आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, पैकेट्स के फॉर्म में डिलीवर हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इंटरनेट्स का, अपने IPs का, उनके कनेक्शन करके मल्टी लोकेशंस पे क्या करते हैं,
अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं, और जो पाथ है बिटवीन टू होस्ट उनके बीच में अपने डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में सेम मैसेज को क्या करता है डिफरेंट रूट्स के थ्रू क्या करता है ट्रांसफर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमें प्रोटोकॉल्स की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, और हम कैसे इन सब का यूज करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।